और सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से जो आ रही है वो भी राजधानी वॉशिंगटन डीसी से, जहां पर व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त गोलीबारी हुई उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। हालांकि राहत की बात तो यह रही कि जो हमलावर था उसको तुरंत ही नाके पर यानी पोस्ट पर ही गोली मारकर ढेर कर दिया गया। और गोलीबारी करने के दौरान एक आम आदमी भी इसमें घायल हुआ है, जिसको गोली मारकर गिराया गया। वो हथियारबंद था, वो हथियार लेकर पहुंचा था और सीधे उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे वो अलर्ट हो गए। तो ये तस्वीर एक बार फिर से ध्यान से आप देखिए, वहां पर कुछ रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी, घबरा गए, कैमरे के सामने सामने से हटकर कहीं पीछे सेफ हाइड आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गोलीबारी सुबह सुबह व्हाइट हाउस के बाहर उन्हें सुनने को मिलेगी। गोलीबारी में वहां मौजूद एक शख्स को भी गोली लगी है, सुनिए। That President Trump has said a deal is close only for reporting on Capitol Hill. तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, आपको बताते हैं शनिवार शाम को 6 बजे के वक्त व्हाइट हाउस के बाहर पोस्ट पर एक व्यक्ति पहुंचा। जो हमलावर था उसने बैग से अपनी बंदूक निकाली और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाई गई। करीब 20 से 21 राउंड गोलियां चली और उसमें वो ढेर हो गया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब ये गोली चल रही थी उस वक्त मौजूद वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, वो अपने चैनल्स के साथ लाइव चैट कर रहे थे। और देखिए, जैसे ही गोलीबारी हुई वहां से बोला गया डाउन डाउन, यानी कि बैठ जाओ, और वो रिपोर्टर बैठ गई, कॉरेस्पॉन्डेंट बैठ गई। उसके बाद जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने भी अपने आप को संभाला, लेकिन कैमरा उन्होंने चालू रखा और पीछे की जो हरकत थी उसमें कैद हो गई और गोलियों की आवाज सुनी जा सकती थी। और यह बताने के लिए काफी है कि व्हाइट हाउस के अंदर शायद ही किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने, जो लगातार कवर करते हैं, वहां पर 5 से 10 लोग मौजूद थे, किसी ने भी ये अंदेशा नहीं किया हुआ कि गोलियां चल सकती है व्हाइट हाउस के इतने करीब। That President Trump has said a deal is close only for the two sides to remain far. Reporting on Capitol Hill. संदिग्ध हमलावर की फायरिंग और सीक्रेट सर्विस की क्रॉस फायरिंग के दौरान करीब 20 राउंड गोली चली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना में एक राहगीर को भी गोली लगी, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि उस शख्स को संदिग्ध की शुरुआती गोलियों से गोली लगी या बाद में सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई वाली गोली लगी। सीक्रेट सर्विस की तरफ से कहा गया है कि घटना में उनके किसी भी अधिकारी को चोट नहीं आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे, उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है। व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त गोलीबारी हुई थी उस वक्त अंदर पत्रकार भी मौजूद थे, और जो पत्रकार वहां पर अपने चैनल्स को लाइव चैट दे रहे थे, और जो थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उनकी मिडिल ईस्ट के कई नेताओं के साथ बातचीत हुई है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बात हुई है, टर्की के प्रेसिडेंट से बात हुई है, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात हुई है, जो सारी जानकारी थी, और पीस डील को लेकर उन्हें सकारात्मक उन्होंने कुछ बातें लिखी थी, और यही कवर कर रहे थे बाहर मौजूद व्हाइट हाउस के कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम वो जर्नलिस्ट जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं। और ठीक उसी वक्त ही आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो बता रही हैं कि किस तरह से पीस डील को लेकर बातचीत हुई है। जैसा ही उन्होंने 2 वाक्य बताए, 2 शब्द बोले, उसके बाद देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, फिर वो बचने के लिए नीचे झुक जाती हैं। एक बार वीडियो को सुनिए और देखिए। That President Trump has said a deal is close only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close only for the two sides to remain far apart. व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रैंडन अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी और वो वाकया भी कैमरे में कैद हो गया।
तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट सर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर यह हमला होता है, इस हमले को कैसे देखा जाए? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पीस डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार ईरान के साथ, और उसी बीच इस तरह का हमला होना, उससे पहले कल ये बात सामने आती है कि उनकी बेटी को कोई जान से मारना चाहता था। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका के अंदर जो गन लॉज हैं वो बहुत ज्यादा लीनियंट हैं कि किसी को भी गन ले सकता है, और ये गन लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो रिपब्लिक गवर्नमेंट आए या डेमोक्रेट आए, ये गन लॉ चेंज नहीं हुए। और इसी प्रकार से जो ये अभी इंडिविजुअल था नासिर बासेट, ये 21 साल का, इसको बोलते हैं कि इमोशनली डिस्टर्ब था और ये फायरिंग करता है, और वो भी एक 7th स्ट्रीट एंड पेनिनसुला एवेन्यू के पास। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय तो है, इसमें कोई शक नहीं। ये किसके साथ इन्वॉल्व है? क्या ये इलीगल माइग्रेंट है? क्या ये एक प्रकार से कोई बाहर से आया हुआ नॉर्थ कोरिया से इन्वॉल्व है, ईरान से इन्वॉल्व है, या कहीं और किसी संस्था से इन्वॉल्व है? उसका पता ये इन्वेस्टिगेशन के पास चलेगा। मगर एक सिक्योरिटी चूक तो है कि बहुत नज़दीक व्हाइट हाउस के इस प्रकार के हालात होना, और ये सच्चाई है कि इसको इससे लिंक किया जाए। कहीं ना कहीं पीस डील जो है वो एक अंतिम चरण में है, बातचीत का दौर चला हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, बैक चैनल डिप्लोमेसी, और हो सकता है कोई ना कोई डील निकले। और ऐसे में ऐसा हादसा होना, जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे, तो मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क तो है, मगर इसका क्या मकसद था, ये कौन था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर एक चीज बड़ी निकल के आती है कि अमेरिका को अपने गन लॉ चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कहीं भी इंसान आराम से एक हथियार ले सकता है। जिस गन लॉ की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर तो इतनी राजनीति हुई, लेकिन उसका कुछ असर तो देखता हुआ आज तक नहीं नजर आया अमेरिका के अंदर, क्योंकि पिछले ओबामा के दौर से लगातार इसको लेकर इतनी चर्चा हुई थी। लेकिन हमारे साथ जनरल अस्थाना भी है, जनरल भाटिया भी है। सर, आप दोनों से मैं छोटी छोटी रिएक्शंस लेना चाहूंगा। अस्थाना सर, आपसे शुरू करता हूं, उसके बाद भाटिया जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले, कोई भी आम नागरिक जो देख रहा होगा ना, भारत का व्यूअर्स, वो ये जानना चाहता है कि अमेरिका जैसे इतने ताकतवर मुल्क के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर पिछले दिनों में देखा जाए, एक दो नहीं, दो ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में भी इस तरह से हमला हुआ था, फिर व्हाइट हाउस के बाहर हो गया। कैसे हो जाता है? देखिए, वहां पर इतना अगर आप देखें, मैं रुक चुका हूं ये 17th स्ट्रीट में, उसी के होटल में मैं रुका था जब मैं लास्ट टाइम वॉशिंगटन गया था। तो 17th स्ट्रीट और पेनिसिलिन स्ट्रीट का जो चौराहा है, इस चौराहे से व्हाइट हाउस तक कोई आराम से फायर कर सकता है, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स रहते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले रहते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ जो कई स्ट्रीट्स हैं जंतर मंतर पे, हाँ, जंतर मंतर में दुनिया भर के लोग होते हैं। तो व्हाइट हाउस के सामने भी कुछ ऐसी ही कहानी है, और वहाँ पर फायर करना कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि हथियार लेके वहाँ तक आदमी आराम से पहुँच सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। पहली बात। दूसरी चीज, मकसद क्या है, इसके कई चीजें हो सकती हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तीसरी चीज जो मैं एकदम बताना चाहूंगा, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जान तो खतरे में है। अगर ईरान ने 58 मिलियन बाउंटी के लिए पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो तो सीधा बोल रहे हैं कि भैया, इस वर्ल्ड में कोई भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा या नेतन्याहू को मारेगा, उसको हम इतने पैसे देंगे कि उसकी कोई हद नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। देखिए, पिछली बार जब उनके इलेक्शन हारने वाले थे, एक फायरिंग हुई, उसके बाद में उनकी रेटिंग एकदम जबरदस्त हो गई, और इस किस्म के नौटंकी भी हो सकती है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपको बस इसी जगह पे थोड़ा सा मैं रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि दो बहुत अहम चीजें आ गई हैं। शहबाज सर ने बताया कि गन लॉ होना चाहिए, आपने बताया कि ये इलेक्शन को लेके भी हो सकता है। एक तीसरा ओपिनियन लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे, कुछ और बात करेंगे। जनरल भाटिया, आप इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हो जाना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है। थैंक यू अमित। मैं इसको इससे रिलेट करूंगा कि मान लीजिए कि
7 लोक कल्याण मार्ग है जहां हमारे बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। आपने देखा होगा उस चौराहे पे एक पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी के बाहर से अगर कोई फायर करता है तो उससे ये बोलना कि व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब थे या हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में थे, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, मैं ऐसा नहीं समझता। 1 महीने पहले जो होटल में हुआ वो जरूर सिक्योरिटी ब्रीच था, ये तो वो अंदर घुसा ही नहीं। और जब मैं भी गया था, आप देखें एक काले रंग की एक फेंसिंग है जो कि सी थ्रू फेंसिंग है, उसके बाद बहुत लंबे लॉन्स है और लॉन्स के बाद व्हाइट हाउस की बिल्डिंग आती है और ये बहुत रनिंग स्ट्रीट है, लोगों ने अपने टेंट लगा के वहां प्रोटेस्ट करते हैं। ये बात नहीं है कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है, बट इस तरह के फायरिंग होते हैं, क्यों होते हैं उस पर हम नजर डालते हैं। इस साल तकरीबन 5000 इंसिडेंट हो चुके हैं गन फायरिंग के। क्यों हुए हैं? जो शिवाज सर ने बताया कि गन लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हर 100 आदमी के ऊपर 120 सिविलियंस के पास गन्स हैं, तो तकरीबन 40 करोड़ गन्स सिविलियंस के पास है अमेरिका में, और उनकी लॉज इतनी रिलैक्स्ड है कि आप किसी भी दुकान में जाके एक फॉर्म भरना है जिससे आपको पता चले कि इंस्टेंट नेशनल क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक अगर आप वो पास कर लेते हैं, फॉर्म में भरते हैं, तो आप एक हथियार खरीद सकते हैं। तो इस तरह की जो हथियार खरीदने की वो है। अगर आप बच्चों में देखें तो बच्चों में भी अगर आप देखें 350 से ज्यादा बच्चे जो टीन्स हों या 0 से 11 साल तक 80 वो मर चुके हैं, और 350 से ज्यादा टीनेजर्स मर चुके हैं इन गन रिलेटेड इंसिडेंट्स में। तो ये दूसरा, ये जो नसीर बेस्ट है, ये अपने आप को जीसस क्राइस्ट समझता था, ये अपने आप को एक भगवान समझता था, मेंटली अनस्टेबल था। हो सकता है कि क्योंकि ट्रंप साहब ने पोप के अगेंस्ट कुछ बोला था, तो ये उसने अपने ऊपर रिजॉल्व किया हो कि मैं उनकी तरफ जाके फायरिंग करूंगा। बिल्कुल जनरल भाटिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अमेरिका चाहता है कि इस तरह का गन कल्चर और ना वहां पर पैदा हो और ना बढ़े, और जो हालात आज पैदा हुए हैं वैसे या उससे खराब हालात वहां पैदा ना हो, तो नकेल कसने की जरूरत तो है, एक स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत तो है। आप तीनों बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, व्हाइट हाउस के बाहर ये फायरिंग तब हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी छोड़कर व्हाइट हाउस में वापस पहुंचे थे। ईरान के साथ पीस डील पर इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही थी। खुद ट्रंप ने फायरिंग के कुछ घंटों पहले सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि ईरान के साथ डील पर अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने अरब के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत का भी इसमें जिक्र किया था, और जल्द ही कोई गुड न्यूज आ सकती है ऐसे भी संकेत दिए थे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं और बातों के बीच इस तरह की फायरिंग हो जाना टाइमिंग पर बड़े सवाल उठाता है। इसलिए सर, जब अस्थाना जी, मैंने आपसे पहला सवाल पूछा जनरल अस्थाना, तो मैं टाइमिंग को लेकर जानना चाह रही थी। गन कल्चर तो ठीक है, लेकिन जो हालात वेस्ट वर्ल्ड में बने हुए हैं, जिस तरह के घटनाक्रम पूरा अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, पीस डील स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी छोड़कर जब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं इस इंपॉर्टेंट पीस डील को फाइनलाइज करने के लिए, उस मौके पर यह फायरिंग होना, हम इसको किस लिहाज से देखें और क्या संदेश जाता है? देखिए, इसको थोड़ा सा इंटरनल डिसग्रंटलमेंट से भी कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं आजकल, वो हर रोज झूठ बोलते हैं जी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, जबकि वहाँ पे महंगाई बहुत भयानक हो गई है, पेट्रोल का कीमत बढ़ रही है। तो डिसग्रंटलमेंट, अब ये आदमी चाहे कि इसका जो भी बैकग्राउंड हो, बट जाहिर है कि बहुत सारे नाराज लोग अमेरिका की स्ट्रीट में घूम रहे हैं और उन्हें ईरान वॉर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और हर बार प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं नहीं अभी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। अब बातचीत बहुत अच्छी हो रही है कि ईरान ने तो अपनी कोई डिमांड चेंज नहीं की। एक दिन वो बोलते हैं नहीं मैं तो पूरी ईरान को बर्बाद कर दूंगा, दूसरे दिन बोलते हैं बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। तो लोग भी परेशान हो चुके हैं ये बातचीतें सुन के। तो जिस किस्म से वो हर रोज नौटंकी कर रहे हैं इस बारे में, तो उससे भी मुझे लगता है कि डिसग्रंटलमेंट चल रहा है। और डिसग्रंटलमेंट की जो एक सीमा है वो भी मुझे लग रहा है कि इस समय गुस्सा है और गुस्से को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो पानी है वो सिर के ऊपर पहुंच चुका है? किया जाए ये इतना मुश्किल आसान नहीं होगा। मुझे लग रहा है साहब आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो पानी है शायद वो कहते हैं ना कि सिर के ऊपर निकल गया है, और जो लोग असंतुष्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप के तमाम इन कदमों से या उनके फैसलों से शायद उसका गुस्सा भी जाहिर करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ और भी अलग अलग मायने हो सकते हैं, कुछ और भी इसके आयाम हो सकते हैं, उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि एक महीने के अंदर ये दूसरी घटना है
जब ट्रंप कहीं मौजूद हो और उनके आसपास फायरिंग हुई हो। 26 अप्रैल को कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी और उस प्रोग्राम में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी थी, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। और ठीक उससे पहले 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान भी एक शूटर ने उनको गोली मारी थी, लेकिन बाल वो बचे थे, बिल्कुल उनके कान को छूते हुए वो गोली निकल गई थी और ठीक उसके बाद ही वो राष्ट्रपति चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं ये तो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जरूर ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे फैसलों को लेकर और उनके बहुत सारी नीतियों को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, खासतौर पे जो डेमोक्रेट्स हैं। और जिस तरह से उन्होंने कर्व किया है, आप कह सकते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं, यानी कि जो अप्रवासी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा अभियान भी चलाया था, लोगों को वापस भी भेजा था, डिपोर्टेशन भी किया था। लेकिन जनरल सिवास, अगर हम इसको अंदरूनी तौर पर देखें कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असंतुष्टि है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति है, क्या उनकी जो वहां पर खुफिया तंत्र है इतना लचीला हो सकता है? इतना लचीला हम तो सोच ही नहीं सकते। उनको तो पता ही होगा ना इंटरनली क्या चल रहा है। हाँ, अमित, आपने ठीक बताया। और यही नहीं, जो होटल हिल्टन में हुआ उसमें तो इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स था, मगर ये सच्चाई है कि इंटरनल डिसेंट बहुत ज्यादा चला हुआ है अमेरिका में। एक तो इस लड़ाई को देख के जो अप्रूवल रेटिंग है, अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत गिर गई है, और इसके मिड टर्म इलेक्शन भी है नवंबर में, तो उनको भी चिंता विषय है। और अगर आप देखें इनके जो पेट्रोल और डीजल के, जिसको गैस बोलते हैं अमेरिका में, उसके रेट कम से कम 40 से 50% बढ़ गए हैं। इकोनॉमी इनकी डिगमगा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो ये इलीगल माइग्रेट जो है उनके अंदर भी बहुत डिसकंटेंटमेंट है, तो ये भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से स्टेटमेंट चेंज करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता कि असली सिचुएशन आज की तारीख में अमेरिका में क्या है। मगर जहां बात आप कर रहे थे अमित की कहीं ना कहीं डील होने वाली है, ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि कहीं ना बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत चल रही है। तो अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता। उसको पता है कि अगर वो इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करेगा तो बहुत नुकसान होने वाला है। इसको मालूम है ये लड़ाई दलदल है, और अब ईरान जो है पलटवार कहां करेगा, ये पूरी मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज, उनका एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म, उनके डीसैलिनेशन पॉइंट और बाबा अल मंदेब को भी बंद कर देगा। और ईरान भी नहीं चाहता, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी डिगमगा रही है, इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत हैं, वहां पर उनके एसेट्स बड़े फ्रोजन हो रखे हैं। सर, डील को लेकर हम आगे इस पर आपसे चर्चा करना ही चाह रहे हैं। आपने बोला भी है, ज्योत्सना ने भी कई बार इसको लेकर जिक्र किया है, लेकिन देखिए सर, कुल मिलाकर तो एक बात ही सामने आ रही है कि जो अमेरिका की खुफिया तंत्र है, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात है, वो किस कदर नाकाम है, ये लगातार हो रही घटनाएं बता रही है। जनरल भाटिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खुफिया तंत्र और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन लिहाज से ही चीजों को समझ लिया जाए। चलिए, माना कि ये वाला हमला कंपाउंड के अंदर नहीं, बहुत पीछे हुआ, लेकिन इस तरह के कई हमले डोनाल्ड ट्रंप पर वक्त वक्त पर हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स कई मौकों पर देखने को मिला है। भले ही देश के अंदर उनको लेकर नाराजगी क्यों ना हो, अप्रूवल रेटिंग लो क्यों ना हो, लेकिन एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन पर इस तरह का हमला पूरे उनके सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, उनकी इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करता है। थैंक यू, बट ये लोन वुल्फ अटैक समझे। कोई अगर प्रेसिडेंट को मारना चाहता है तो एक रिवॉल्वर लेके नहीं आता, वो पूरा लैस होके आता है, उसकी रेकी होती है, उसकी प्लानिंग होती है, उसके पास और साथी होते हैं, और पूरा एक डिटेल्ड प्लानिंग होती है, और पहले अर्ली वार्निंग कुछ इस तरह की आनी चाहिए। इसको हमको उस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फॉल्स फ्लैग थ्योरी या इस तरह का कोई साजिश हो क्योंकि वो ईरान और इराक से बात हो रही है, वैसा नहीं समझना चाहिए। ये एक डिसग्रंटल्ड, मेंटली अनस्टेबल, मे बी अनएम्प्लॉयड यूथ था, जो अपने आप को हेलुसिनेट करके ऐसा समझता था कि वो खुद भगवान है, और वो ट्रंप की क्योंकि पॉपुलैरिटी रेटिंग कम है, वो उस पर फायरिंग करना चाहता था, लेकिन बहुत दूर था। तो ये इस तरह का सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। आपने देखा हिस्ट्री में कितने प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे इस तरह के जानलेवा हमले हुए हैं, और ये जानलेवा हमले ट्रंप साहब के ऊपर कुछ ज्यादा हुए हैं। जनरल भाटिया, एक बात और बताइए, इसके ये जो हमला हुआ है, इस हमले को हम कैसे देखें? क्या ये किसी तरह से एक मैसेजिंग की कोशिश है? अगर एक प्री प्लान्ड अटैक नहीं है तो एक मैसेजिंग की कोशिश है क्या ये? बिल्कुल, ये मैसेजिंग भी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है।
ये डिसग्रंटलमेंट है, ये एंगर है, और ये पब्लिक का एंगर है, ये जनता का एंगर है, जो कि शिवाज सर ने और अस्थाना सर ने पहले बताया। क्योंकि ये जो एंगर है ये बढ़ता जा रहा है, पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है आगे निकल के आ रहा है। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इनमें तो वो जो है वो एक तरह का जो जंग है। चलिए, अच्छा हुआ सर आपने डेमोक्रेट्स का भी जिक्र कर ही दिया है, साथ आने वाले क्योंकि अस्थाना सर ने तो उसका जिक्र किया ही था कि क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आने ही वाले हैं, क्या उससे पहले कुछ ऐसे, आप देखिए अस्थाना सर, अब आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर लगातार लिखते भी रहते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ ही देता हूं। अब देखिए, पहले खबर आती है कि इवांका ट्रंप को मारने के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पहुंचा जिसका रिश्ता ईरान के IRGC से था, उसको पकड़ लिया गया, उसके पास नक्शा मिला। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में मौजूद है तो बाहर गोलीबारी हो रही है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम ढूंढते हैं तो उसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है, आप इसको किस तरह से बताएंगे, किस तरह से जुड़ता है एक के बाद एक? टाइमिंग भी देखिए, ऐसी है ना? ईरान कोशिश तो करेगा, क्योंकि अगर उनके इतने सारे कमांडर और उनका सुप्रीम कमांडर मारा गया है तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि ईरान कोशिश ना करे। लेकिन कोशिश सक्सेसफुल होगी अमेरिका में, इसके ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इंसिडेंट ये होते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी उनकी काफ़ी तगड़ी है। दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगा, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुझे इसलिए क्यों डाउट होता है, क्योंकि पिछली बार भी जब उनकी रेटिंग जब गड़बड़ हो रही थी तो उससे उन्होंने फाइट करके जो जुमला दिया, उसके बाद में वो इलेक्शन जीत गए। तो ये प्लेबुक वो दोबारा भी प्ले कर सकते हैं। तीसरी बात, एक और एंगल है जो हमने अभी तक बात नहीं करी, वो एंगल है आजकल जो पहले होता था ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो सपोर्टर है उनके, वो उन सपोर्टरों में अभी कहानी कुछ शुरू हो गई है, MAC, मैक, यानी कि मेक अमेरिका क्रिश्चियन। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ मेक अमेरिका क्रिश्चियन? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक नो किंग प्रोटेस्ट हुआ, एक ब्लैक लाइफ मैटर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ये आदमी भी मुझे ब्लैक ही नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अनाउंस किया, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि जी इमिग्रेशन को बाहर फेंको। अब बोल रहे हैं कि जी साउथ अफ्रीका के जितने वाइट क्रिश्चियन हैं उनको मैं ले लूंगा, उनको अगर तकलीफ है साउथ अफ्रीका में तो वो कृपा करके आ जाएं। तो अभी जैसा कि जितने भी मैं अमेरिकियों से बात करता हूं, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो क्लोज सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं कि भाई मेक अमेरिका क्रिश्चियन अगेन टाइप ना, वाइट क्रिश्चियन डोमिनेशन होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया का जो है इन्फ्लेशन हो रखा है, उनकी बुरी हालत है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो खुद की जो संपत्ति है वो 3 गुना बढ़ गई है 1.25 साल में। तो सबको ये आता है यार, ये क्या मजाक है कि कभी अब ये एयरक्राफ्ट का गिफ्ट भी ले आते हैं, कभी बैटिंग भी के भी एलिगेशन लगे हुए हैं इनके ऊपर। उसके बाद में 2.5 बिलियन इनकी पहले थी जो वर्थ था, वो 2.5 बिलियन अभी 7.5 बिलियन हो गया है, और हमारी जान निकली हुई है। न्यूयॉर्क में आप क्या कहते हैं, टाइम्स स्क्वायर में जाइए, वहाँ पे आपको स्लीपिंग बैग में आदमी जमीन पे सोए हुए मिलेंगे, जगह घर नहीं है, होमलेस लोग आजकल हैं अमेरिका में। तो ये हालत, ये जो अच्छा हुआ सर आपने ये जिक्र किया, लोगों को लगता है कि शायद अमेरिका में तो गरीबी होती ही नहीं है, लेकिन आपने जो बताया ना कितने वहां पर होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है, सड़कों पर रहते हैं, ये छवि भी बाहर आनी चाहिए। लेकिन आपने सर बहुत महत्वपूर्ण चीज एक बताई है कि किस तरह से, और मुझे लगता है जनरल भाटिया ने भी इसका जिक्र किया था कि जो पोप को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, उसके बाद भी कई लोग नाराज है। लेकिन इस बीच एक मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस के बाद जो गोलीबारी हुई है, जब ईरान के साथ अमेरिका की एक डील को लेकर बातचीत चल रही है, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था कि मेरी बातचीत हुई है तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, इसके अलावा कतर हो, बहरीन हो, लेकिन इसमें कुछ और देश भी महत्वपूर्ण थे, जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, साथ में टर्की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उसके बाद जोसना साथ में थे नेतन्याहू, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ भी। तो ये जो पूरी बातचीत चल रही थी, इस बातचीत का मसौदा सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से शांति स्थापित की जाए, या फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर हमला होता है तो ये सभी देश मिलकर ईरान को जवाब देंगे। लेकिन जनरल सिवाज, इसमें सवाल यह है कि क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अंदर एक अनरेस्ट है, लोग नाराज हैं, बहुत बड़ा एक तबका है, क्या ईरान की खुफिया एजेंसियां मान के चलते हैं इसका इस्तेमाल कर सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए सबसे बड़े रोड़ा हो सकते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाए?
क्योंकि वो तो मानते हैं कि जेडी वांस उनके लिए सबसे अच्छे हैं। जेडी वांस लड़ाई के हक में ही नहीं है, बातचीत के हक में। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो ठीक बोले अमित, बिल्कुल जेडी वेंस बिल्कुल इस लड़ाई से अलग होना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे लड़ाई, वो शुरू में ही बता रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो एक स्वेड हो गए, जो नेतन्याहू ने कहा ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये लड़ाई इजराइल की थी, और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और ये लड़ाई के। अब जो बात आप कर रहे हैं कि भाई क्या ये जो डील होने वाली है इसके साथ कोई कनेक्टेड हो सकता है, क्या ईरान कुछ ऐसा करा सकता है, देखो ये थ्योरीज है, इसका जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। और वहां पर गन कल्चर इतना है, ऐसा हादसा होना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात यही आती है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई हल निकले। बैक चैनल डिप्लोमेसी मुझे लगता है बहुत जोरों से चली हुई है। आपने जैसे बताया कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात की दूसरे जोर्डन से भी, कहीं इजिप्ट से भी बात की है, कहीं ना कहीं सऊदी, यूएई और तुर्की, उसके बाद इजराइल से भी, क्योंकि इजराइल को भी वो एक प्रकार से इंप्रेस कर रहे हैं कि सीज फायर होके कोई ना कोई पीस डील होनी चाहिए। इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके, इजराइल चाहता लड़ाई चली होनी चाहिए, ईरान को और कमजोर करे। तो मुझे लगता है कि ये जो पीस डील है ये फाइनल स्टेज में आर पार का है, अगर नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई हो सकती है। मगर दोनों तरफ से समझा है, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी, कि इसको अगर ये ईरान के कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ अमेरिका की हैं, उनको मिला के कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। और बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ निकलेगा जिससे कोई ना कोई एक प्रकार राह मिलेगी। देखो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या अमेरिका ने अलग किया जिससे ईरान मान रहा है। जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है उससे ईरान की स्थिति बहुत कमजोर होगी। ईरान का ऑयल नहीं जा रहा है, ईरान का जो ऑयल खरग आइलैंड से जाता था, जो ज्यादातर चाइना में, वो नहीं जा पा रहा है। उसके कारण ये जो इनकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी थी वो भी खत्म होगी। अब इनको अपने प्लांट बंद करने पड़ेंगे, वो भी उसको मुश्किल है। मुझे लगता है ईरान भी चाहता है कोई बातचीत नहीं करे। क्या इससे होगा? पहले एक सब्जेक्ट ले ले सर, मैं बस एक सवाल ले लूं क्योंकि आपने उठाई दिया ईरान का और डील को लेकर बात हो रही है। जनरल भाटिया, बस मुझे एक बात बता दीजिए, एक छोटा सा सवाल ये है, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या यूरेनियम को लेके, क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को लेकर ईरान कभी मानेगा, या अमेरिका इतनी रियायत देगा कि वो अपने पास यूरेनियम भी रख ले, अमेरिका ईरान को इतनी रियायत दे दे कि यूरेनियम भी रख ले, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाए और डील करे? यूएसए अगर मान भी जाए, इजराइल उसको मानने नहीं देगा। इजराइल की एग्जिस्टेंस पे, वजूद पे ये न्यूक्लियर जो रेड लाइन है वो बिल्कुल इनवॉयलेट है। अगर न्यूक्लियर 20 साल का ट्रंप मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि जितना भी ये 400 किलोग्राम 350 किलोग्राम जो दबा हुआ है, ये यूरेनियम यूएसए को सौंपा जाए। तो जब तक ये यूरेनियम पे बातचीत नहीं होगी तब तक इसका मसला कोई जनरल भाटिया, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूं क्योंकि यूरेनियम को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच यूरेनियम से जुड़ी ही एक बड़ी खबर आ रही है। जो फायरिंग व्हाइट हाउस के बाहर हुई, उस बीच अमेरिका ईरान डील पर इस वक्त की एक बड़ी खबर है। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम भंडार को छोड़ने की शर्तों को मान लिया है। हालांकि ये बात अभी सामने नहीं आई है स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से। इसके लिए ईरान बाद में औपचारिक परमाणु वार्ता करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम, उसको लेकर लगातार तनातनी चल रही थी। और ये जो युद्ध इतना बड़ा हो गया, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये यूरेनियम भी देखा जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शनिवार को कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक एग्रीमेंट करने के करीब है। पीस एग्रीमेंट उसे नाम दिया गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ और उसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी जनरल भाटिया, जिस बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। लंबे वक्त तक तो ईरान माना नहीं, लेकिन जैसा कि जनरल अस्थाना ने भी कहा, जनरल सिवाच ने भी कहा कि प्रेशर लगातार नेवल डॉक करने से बढ़ रहा है ईरान पर। उनका फ्यूल बहुत वहां पर स्टॉक हो रहा है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या ये वो तरीके हैं प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करके अमेरिका ने ये डील अपने फेवर में करवा ली? जो अमेरिका चाहता था कि यूरेनियम वो छोड़ दे, अमेरिका को दे दे, उसके लिए वो राजी हो गया?
बिल्कुल ठीक आपने बोला कि ये जो जब तक ये यूरेनियम को हैंडओवर नहीं करेगा या उसको बर्बाद नहीं होगा, तब तक ये इसका समाधान अल्टीमेटली नहीं होगा। और ये जो डबल ब्लॉकेड हुआ, जो ईरान ने किया, होर्मुज को बंद किया, लेकिन जो यूएसए ने ईरान की जो जहाज चीन की तरफ या कहीं और जाने से बंद किए, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, चाहे वो लवान आइलैंड हो, चाहे वो कड़क आइलैंड हो, चाहे उनका मेनलैंड में कोई हो, वो सब अभी ब्रिम तक पहुंच गए, पूरे दबादब भर गए हैं और उसको वो नहीं भेज पा रहा। उसके पास ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं है जिससे वो उसको किसी और ब्लैक सी से या कैस्पियन सी की तरफ या तुर्की की तरफ मोड़ दे। तो इसलिए उसको डील करनी ही पड़ेगी और यूरेनियम को जो है वो उसको हैंडओवर करना पड़ेगा। पहले बात हो रही थी कि रशिया बोल रहा था कि आप हमको दे दें, हम रख लेंगे एज अ थर्ड पार्टी। अब ये बात हो रही है कि यूएसए बोल रहा नहीं, आप हम ही लेके जाएंगे। तो अब बूट्स ऑन ग्राउंड शायद जाएंगे। यूएसए की मीडिया में ये बात निकली है कि वो राजी हो सर, गया लेकिन क्या है। हम इस बात पे इतना भरोसा कर सकते हैं जनरल भाटिया, जो बातें निकलकर सामने आ रही है? जनरल अस्थाना, मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद बागेर ने अभी कहा है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो अमेरिका के सामने घुटने टेकेंगे नहीं, यानी कि हम नहीं देंगे न्यूक्लियर हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर यूरेनियम है, फ्यूल है। इस पे भरोसा कर सकते हैं इस स्टेटमेंट पे? देखिए अभी तो ये यूएन जनरल भाटिया, बस मैं अस्थाना सर से एक बार ले लूं एक रिएक्शन। सॉरी, हाँ जी अस्थाना सर। देखिए, जो न्यूज आप बता रहे हैं ये अमेरिकी न्यूज है और मैं 100% श्योर हूं कि ईरान किसी भी हालत में एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। मैक्सिमम ईरान जो एग्री कर सकता है, अभी जो बातचीत चल रही है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि आप 20 साल तक एनरिचमेंट नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम 5 या 10 साल तक नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे वो मान जाए कि ठीक है, मैं 20 साल तक एनरिचमेंट नहीं करूँगा, जो कि पहले भी ईरान डील के टाइम में, JCPOA के टाइम में वो मान गए थे काफ़ी हद तक। लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% वाला है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर वो अमेरिका को दे दे। ये जो न्यूज़ है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है अमेरिका की तरफ से। अच्छा जनरल सिवाच, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये अमेरिका की तरफ से नैरेटिव बिल्डिंग है, या फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो भी जाता है तो ईरान जिस मुद्दे को लेकर पूरी लड़ाई लड़ रहा था, इतना लंबा युद्ध खिंच गया, वो तो छोटा और बेमानी हो जाएगा ईरान के लिए? देखो, एक समझना पड़ेगा जोत्सना कि अगर लड़ाई बंद करनी है तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप JCPO जो है 2015 में जो साइन हुआ था, उसको ब्लूप्रिंट लेके माना जा रहा है यूं ओबामा के टाइम में, और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप उससे निकल गए थे। और आज उसी पे करें कि JCPO अगर आप देखो उसमें क्या डिस्क्राइब हुआ था, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो P5+1 मतलब कि जो परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी, उसमें यह डिसाइड हुआ था कि जो इनरिच यूरेनियम और रूस को जाएगा, तो अमेरिका को नहीं, थर्ड कंट्रीज को जा सकता है। और उसके बाद मॉरेटोरियम लगाया था उसके साथ 10 से 15 साल का, जो कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा। अब जो बातचीत हो रही है, जो सुनने में आया है, अमेरिका चाहता था ये जो मॉरेटोरियम लगेगा कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा 2% से ज्यादा, वो 20 साल का होगा, मगर ईरान कहीं 10 साल या 5 साल के लिए मानने को तैयार हुआ। बातचीत हो रही है। देखो, अगर ये सोचे कि ईरान की तरफ ये पलटा भारी रहेगा, ये भी गलत है। अमेरिका सोचे कि हम सब चाहिए वही कर लें और ईरान को कुछ ना मिले तो ईरान को नहीं, तो ये विन विन सिचुएशन टाइप लगे। दोनों देश अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बताए हमारे कोई जीत हुई है। मुझे लगता है ये तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, और मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन यही होगा कि जो एनरिच यूरेनियम है वो थर्ड कंट्री के पास जाए, मॉरेटोरियम लगे, जिसके बारे में अब बात नहीं हो रही, वो आगे होगी। ये ईरान ने जो अभी बात हुई है कि दोनों के दोनों ये हरमुज को खोला जाए, उसके बाद आपकी बात तो सही है। ये तो वही होगा जो ओबामा ने जो डील की थी, लगभग उसी अगर रास्ते पे चलकर डील होनी है तो फिर फायदा ही क्यों हुआ इतने बड़े लड़ाई का, और डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे मतलब जो बयान सामने आए थे। कुल मिलाकर ये हो रहा है सर कि क्योंकि वक्त कम है, हम आपसे इजाजत लेना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात रही कि आपके साथ एक लंबी चर्चा हुई जिसमें हमने ये भी देख लिया कि आखिरकार अमेरिका में किस तरह के हालात हैं कि राष्ट्रपति के जो घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, और दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बता दिया कि जो कोशिश हो रही है पीस डील को लेकर उसमें क्या अड़चनें आ सकती हैं। लेकिन जब तक न्यूक्लियर वेपन को लेके या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके एक मत नहीं होते हैं दोनों देश, तब तक इस युद्ध का कोई समाधान तो निकलने वाला नहीं है। बहुत सारे बयान आ रहे हैं, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।